बोर्स मॉडल में हम लोग ने इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाता है उसके रेडियस का फॉर्मूला डिराइव कर लिया, उसके बेस पे क्वेश्चंस लगाए। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड, और वेलोसिटी का भी फॉर्मूला निकाला, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करने चल रहे हैं। जो लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, लास्ट वीडियो इसका पहले वाला, जिसमें हम लोग ने बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स के बारे में डिस्कशन किया है और रेडियस और वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाया है, कई सारे क्वेश्चन लगाए हैं, उसको पहले देख करके तब आइए, तब जाकर के आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आने वाला है। भाई इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के बारे में बात करने चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। और एक फॉर्मूला हम लोग ने बना रखा है mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये क्या था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के बराबर होता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता, वो गोल गोल घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। अगर हम यहां से आर से एक आर कैंसिल कर दें तो mv स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? के जेड ई स्क्वायर बाई आर। अब यही वैल्यू उठा करके हम लोग क्या काम करें? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर जहां लिखेंगे के जेड ई स्क्वायर बाई आर। बस यही फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी का। तो आप देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस बात पे डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड के है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड के। ठीक है, और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के भी है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कहने का सेंस है कि अगर आर की वैल्यू बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे और दूर जाकर के इलेक्ट्रॉन दूर वाले ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी काइनेटिक एनर्जी वहां पर कम होगी। न्यूक्लियस से दूर जाने पर, आर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब आइए दूसरा एनर्जी एक निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर। Q1 क्या है? चार्ज, किसका चार्ज? मान लो न्यूक्लियस का चार्ज, उसको Q1 मान लेते हैं। Q2 क्या है? ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। तो यहां पर जो चार्ज की वैल्यू आपको साइन के साथ रखनी पड़ेगी, यानी न्यूक्लियस का चार्ज प्लस में होता है प्लस जेड इंटू ई, जेड ई। तो जो Ze चार्ज है, ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि न्यूक्लियस के चार्ज की वैल्यू क्या होती है? Z इंटू ई। जेड यानी उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, और ई मतलब एक प्रोटॉन का चार्ज। ठीक है, और Q2 क्या हो गया? Q2 आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव में होता है, डिवाइडेड बाई क्या हो गया? R हो गया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू निकल करके आएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये आपका आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है -1 बाई आर, मतलब माइनस आर के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं इसको लिख रहा हूं -1 बाई आर। तो अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं आर की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो क्या पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा? आपको यहां उल्टा रिलेशन दिख रहा है, लेकिन ये देखो ये माइनस में है, यानी आर की वैल्यू बढ़ाने पर पोटेंशियल एनर्जी कम नहीं होगा बल्कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, आर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू निगेटिव में कम आएगी। निगेटिव में कम आने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। तो यहां आर की वैल्यू बढ़ाने पर, यानी रेडियस ज्यादा होने पर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी घटता है, लेकिन यहां आर की वैल्यू ज्यादा होने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो हमारे पास क्या क्या आ गया है? काइनेटिक एनर्जी भी आ गया है और पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया है। अब अगर हम लोग टोटल एनर्जी कैलकुलेट करें, टोटल एनर्जी, तो जो टोटल एनर्जी है इसको जनरली हम लोग E से रिप्रेजेंट करेंगे, तो टोटल एनर्जी E इक्वल टू होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का आपस में क्या कर दीजिए? सम कर दीजिए। देखो टोटल एनर्जी की वैल्यू निकल कर क्या आ जाएगा? क्या आने वाला है? काइनेटिक एनर्जी है, कितना है आपके पास? हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है? माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा? माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये आ गई आपकी टोटल एनर्जी की वैल्यू। तो टोटल एनर्जी भी आप देख सकते हैं -1 बाई आर से कनेक्टेड है, यानी आर की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो माइनस में कम आएगा। माइनस में कम आने का मतलब कि एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है। यानी अगर आप रेडियस
बढ़ा रहे हैं, रेडियस की वैल्यू ज्यादा है, न्यूक्लियस से दूर जाकर के इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाता जाएगा, दूर वाले ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, वहां पर उसकी जो टोटल एनर्जी है वो बढ़ती चली जाएगी, और न्यूक्लियस के जितना क्लोज रहेगा उसकी टोटल एनर्जी उतनी कम होने वाली है। ठीक है, तो ये हमने क्या काम किया है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लिया और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक है, इसको एक जगह पर लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या है, तुम्हारे पास हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर है। और अगर टोटल एनर्जी की बात करें, ई की बात करें, तो ई की वैल्यू कितनी है, माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। अब इसमें एक दूसरे का किसी के साथ भी रेशियो पूछ सकता है, जैसे आपसे कहे भैया काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन होगा, डिवाइड करिए हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर डिवाइडेड बाई माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो के जेड ई स्क्वायर बाई आर कैंसिल हो जाएगा, यानी ये पूरा पूरा क्या बच जाएगा, माइनस हाफ, यानी आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -1/2। ठीक है, ये रिलेशन आ गया दोनों के बीच में। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी। ठीक है, तो कितना है, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर, और ये कितना है, माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ये पूरा पूरा कैंसिल होकर के क्या रिलेशन आ गया, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इक्वल टू -1। ठीक है, एक रिलेशन ये आ गया। इसी तरीके से आप पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, और डिवाइडेड बाई ये कितना है, माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। पूरा के जेड ई स्क्वायर बाई आर कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस है, ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। तो ऐसे अलग अलग रेशियो आपसे पूछ सकता है, तो अलग अलग रेशियो निकाल लेंगे। ये 3 फॉर्मूला हमने बना रखा है, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का और टोटल एनर्जी का। लेकिन ये जो पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर की वैल्यू ज्यादा है, यानी रेडियस ज्यादा है। रेडियस ज्यादा होने का मतलब है कि न्यूक्लियस से आप दूर जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस से दूर जाने पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है, टोटल एनर्जी ज्यादा होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होती है, सिवाय काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी कम होगा, तो जितना काइनेटिक एनर्जी कम होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, तो टोटल एनर्जी बढ़ता ही रहेगा जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं। तो अब यहां पर ये जो टोटल एनर्जी में निगेटिव का टर्म है, ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है, इस निगेटिव साइन के बहुत सारे मीनिंग है। जैसे इस निगेटिव साइन का ये भी मीनिंग है कि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन पर, यानी इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंडेड है, किससे, न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है। तो ये निगेटिव चार्ज उसी बाउंडेशन को रिप्रेजेंट करता है कि भैया न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को बांध करके रखा हुआ है, उस बात को भी ये निगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट करता है, उसके अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये जो एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है कि एनर्जी इक्वल टू, टोटल एनर्जी मैं बात कर रहा हूं, माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। इसमें बहुत सारी वैल्यू हमको नोन है, जैसे हमको ई की वैल्यू पता है, के की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ये सब वैल्यू रख करके जब सॉल्व किया गया है तो डिफरेंट यूनिट में एनर्जी की अलग अलग वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसमें से आपको ये जो पहली वाली वैल्यू लिख रखी है, ये ज्यादा काम आने वाली है। देखो ये किस यूनिट में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। क्या वैल्यू है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर जूल पर एटम में है। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लिया है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ रहा है -2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और यहां पर अगर हम इसी जूल को किलो जूल में कन्वर्ट कर लें और एटम को मोल में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है -1312, यानी 1312 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। तो ये डिफरेंट यूनिट्स में डिफरेंट वैल्यू है एनर्जी का। अब जैसा यूनिट वाला क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं एनर्जी का कोई भी यूनिट वाला फॉर्मूला है, सब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर।
ठीक है, यानी अगर n की वैल्यू बढ़ेगा तो निगेटिव वैल्यू कम आएगी, यानी एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो इस वाले रिलेशन से भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको कहा था कि वो निगेटिव चार्ज जो आया था उसका क्या मीनिंग है, मैंने यहां लिख रखा है, मैंने आपको बता रखा था। निगेटिव चार्ज बेसिकली किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को बांध करके रखा हुआ है। इसमें देखिए पहला पॉइंट पढ़िए, द नेगेटिव साइन ऑफ एनर्जी इंडिकेट्स दैट देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। यही बात तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सेकंड वाला पॉइंट जो यहां लिख रखा है वो देखो कि निगेटिव चार्ज और किस बात को रिप्रेजेंट करता है, कि निगेटिव चार्ज का मीनिंग जो मैंने आपको बताया कि भैया न्यूक्लियस बांध के रखा हुआ है, लेकिन अगर वो फ्री हो गया तो फ्री होने का मतलब है वो एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो निगेटिव जब तक आ रहा है इसका मतलब है कि वो न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन जैसे ही फ्री स्टेट में आया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इसका मतलब वो न्यूक्लियस की पकड़ से आजाद हो चुका है, तब उसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, चलिए भाई अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस एनर्जी के फॉर्मूले के बेस पर। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1। अच्छा, थोड़ा सा यहां पर ग्राउंड स्टेट वगैरह के बारे में बात हो रही है तो वो कर लेते हैं। देखो n इक्वल टू 1 यानी 1 से स्टार्ट होगा, यानी n इक्वल टू 1 जो होता है एनर्जी लेवल होता है, उसे हम लोग ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, उसे हम ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। ठीक है, और n इक्वल टू 2 पर गए, यानी पहले ऑर्बिट से जब दूसरे ऑर्बिट पे जा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, यानी जब वो दूसरे ऑर्बिट पे पहुंचेगा तो वो पहला एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा। n इक्वल टू 3 पर क्या हो जाएगा, वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहलाता है। यानी n इक्वल टू 1 पहला स्टेट नहीं है, n इक्वल टू 1 मतलब उससे हम ग्राउंड स्टेट बोल रहे हैं। अब ग्राउंड से जब हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा। तो अगर ग्राउंड से जस्ट अपने ऊपर वाले में गया तो वो पहला एक्साइटेड स्टेट, उससे भी ऊपर वाले में गया तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, n इक्वल टू 4 में जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे कभी थर्ड एक्साइटेड स्टेट डायरेक्ट कहे तो हमको पता होना चाहिए हम लोग n इक्वल टू 4 के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको सिंपल तरीका याद करने का, जो भी एक्साइटेड स्टेट कहेगा उसमें +1 कर लेना तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट +1 करेंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, एक्साइटेड स्टेट +1 कर लीजिएगा, उससे हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट मिल जाएगा, एनर्जी लेवल का नंबर मिल जाएगा, शेल का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं चौथा एक्साइटेड स्टेट तो 4 + 1 कर लोगे तो तुम्हें n इक्वल टू 5 मिल जाएगा। ठीक है, बस तुम्हें ये याद रखना है कि n इक्वल टू 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आप क्वेश्चन पर आते हैं कि ग्राउंड स्टेट फॉर लिथियम 2+ आयन कितना दे रखा है, -x जूल, देन दैट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज n इक्वल टू 3 स्टेट ऑफ बेरिलियम 3+ आयन। बस कंपैरिजन करिए और कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं है। तो मैं बात करूंगा पहले एनर्जी ऑफ लिथियम 2+ आयन वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको E1 मान लेते हैं, इसको मैं मान लेता हूं E1 मान लेता हूं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, -z² n², यही तो है। ठीक है, -z² n²। ठीक, अब इसके लिए देखो n की वैल्यू भी 1 है और लिथियम आयन के लिए z की वैल्यू कितनी होती है, लिथियम आयन के लिए z की वैल्यू एटॉमिक नंबर 3 होता है। ठीक है, चलो अब E2 के बारे में बात करें, इसको भी Z1 N1 कर लो। E2 के बारे में बात करें तो, यानी बेरिलियम के लिए बात करें तो यहां पर -z2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसे सॉल्व करते हैं, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, E1 बाई E2 इक्वल टू -z यानी एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई n1 यानी ग्राउंड स्टेट यानी 1 आ गया, डिवाइडेड बाई। ठीक है, अब आइए बेरिलियम 3+ के लिए बात करते हैं, उसके लिए z कितना होता है 4, तो 4 का स्क्वायर यानी 16 हो गया, माइनस लगा के, डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर, n कितना बोल रखा है 3 बोल रखा है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, और सॉल्व करते हैं, E1 की वैल्यू कितना दे रखा है, -x दे रखा है, तो इक्वल टू n बाई कितना हो गया 1 इंटू n/16, यही तो हो गया भाई, n/1 इंटू n/16।
तो ये तुम्हारा हो जाएगा -x इक्वल टू 81, अच्छा डिवाइडेड बाई E2 भी है, डिवाइडेड बाई E2 भी है, तो ये 81 डिवाइडेड बाई 16 आ रहा है। तो यहां से और इसको सिंपल कर लोगे तो E2 की वैल्यू आ जाएगा, E2 की वैल्यू हो गई -16x डिवाइडेड बाई 81। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है -16x डिवाइडेड बाई 81, बी ऑप्शन, ये आपका बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, चलिए भाई और क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ लिथियम 2+ एटम फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अभी जस्ट आपको बताएं सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब उसी में +1 कर दो, n की वैल्यू 3 होगी। तो लिथियम 2+, तो z की वैल्यू कितनी हो गई, z की वैल्यू तुम्हारी हो गई लिथियम के लिए 3 हो गई। अब तुम्हें एनर्जी निकालना है, तो अभी कोई यूनिट तो दे नहीं रखा है कि किस यूनिट में निकालना है, तो चलो हम इसमें निकाल दे रहे हैं। -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यह आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। ठीक है, तो E इक्वल टू -13.6 इंटू जेड की वैल्यू हो गई 3 का स्क्वायर 9, n का 3 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम यानी E की वैल्यू हो गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट के लिए निकालें, पहले ऑर्बिट के लिए निकालें तो उसकी वैल्यू भी इतनी आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, क्योंकि उसके लिए Z एटॉमिक नंबर 1 होगा और n यानी पहला ही ऑर्बिट। तो हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट के लिए एनर्जी इतनी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। चलिए नेक्स्ट आइए, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ हीलियम प्लस फॉर फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो पहले देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया n इक्वल टू 2, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग कितना हो गया, n इक्वल टू 3 हो गया। एक प्लस करके आगे लिख लीजिए। ठीक है, अब इसके लिए तुम्हें एनर्जी का रेशियो चाहिए, तो आपको चाहिए E1 बाई E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, दो एनर्जी हो गई E1 बाई E2। अगर आपको इससे कंफ्यूजन हो रहा है तो हम ये दिखा लेते हैं कि कौन से ऑर्बिट के लिए बात कर रहा है। दूसरे के लिए तो E2 डिवाइडेड बाई E3। ठीक है, क्या हो जाएगा तुम्हारा -z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। तो z स्क्वायर तुम्हारा हीलियम के लिए 2 होता है, तो 4 हो गया बाई n स्क्वायर, n कितना है 2, ये भी 4 हो गया डिवाइडेड बाई, फिर से आइए -z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, z कितना होता है 2, तो स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई n, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया E2 बाई E3। ठीक है, इक्वल टू, ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा तुम्हारा -1, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा तुम्हारा, ये आपका बचेगा सीधे सीधे 1 डिवाइडेड बाई 4/9, ऊपर चला जाएगा तो E2 बाई E3। ठीक है, ये हो जाएगा 9/4, यानी दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी डिवाइडेड बाय तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी n/4 आने वाली है। दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिवाइडेड बाय तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितना आने वाला है 9/4 आने वाला है, उसका रेशियो आएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि वेवलेंथ आप निकालिए मीटर में और एनर्जी निकालिए जूल्स में, और फोटोन अगर प्रोड्यूस हो रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n इक्वल टू 5 लेवल टू n इक्वल टू 3 लेवल से, यानी इलेक्ट्रॉन जो है पहले 5वें लेवल पर था, वो पहुंच गया किसी और लेवल पर यानी तीसरे लेवल पर, तो इसमें जो एनर्जी इमिट करेगा फोटोन के टर्म में, क्वांटम के टर्म में, तो उसकी वेवलेंथ आपको बतानी है मीटर में, और जो एनर्जी बाहर निकल रही है उसको आपको जूल में बतानी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे एनर्जी, कैसे निकालेंगे, देखो 5 से 3 ट्रांजिशन हो रहा है, 5 में से तीसरे पर आ रहा है। तो एक बात पता है आपको, जूल में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 और इंटू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर जूल पर एटम, यानी जूल में ये हो गया। ठीक है, यही था ना फॉर्मूला, एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार चेक करने में क्या जा रहा है भाई, जूल पर एटम -2.18, ठीक है सही लिखा है। ठीक है, चलो और देखो, लेकिन मान लेते हैं कि ये एक लेवल से दूसरे लेवल पर जा रहा है,
तो इसको अगर मैं पहला लेवल मान लेते हैं ये E1 है, किसी लेवल पर E1 एनर्जी है, तो ये N1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं E2 लिखूंगा तो आएगा -2.18 इंटू 10⁻18 Z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर जूल पर एटम, ठीक है। तो ये N1 से N2 में जा रहा है, ठीक है। इसको तुम N1 मान लो और इसको N2 मान लो, N1 से N2 में जा रहा है, ठीक है। तो ट्रांजिशन कितना हुआ, तो डेल्टा E इक्वल टू हो जाएगा, डेल्टा E इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 से N2 में जा रहा है तो हम लोग लिखेंगे E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, ठीक है। तो डेल्टा E इक्वल टू E1 का फॉर्मूला क्या है, -2.18, एक फॉर्मूला ही बना लेंगे, 10⁻18 इंटू Z स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर, ठीक है। और E2 लिखेंगे तो माइनस लगा हुआ है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, 2.18 इंटू 10⁻18 Z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, ठीक है। चलो यहां से डेल्टा E क्या कॉमन दिख रहा है, अगर हम 2.18 इंटू 10⁻18 और इंटू Z स्क्वायर बाहर निकाल लें तो बचेगा अंदर क्या, ये तो माइनस में है तो ये माइनस में आने वाला है, ये प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, तो इसको पहले लिख लो 1/N2 का स्क्वायर माइनस 1/N1 का स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला बना सकते हैं जो कि जूल में आएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वाला अगर यूनिट वाला करते होता 13.6, ठीक है, और बाकी सब कुछ ये सेम रहता। तो अभी जूल वाले यूनिट में बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, डेल्टा ई इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻18। अच्छा, किसके लिए बात कर रहे हैं, हीलियम प्लस आयन के लिए। तो हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1/N2 का स्क्वायर, N2 किसे मान रखे हैं हम, 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/9 माइनस N1 किसे मान रखे हैं, 5 को, तो ये हो जाएगा 1/25। इसे सॉल्व करेंगे 25 माइनस 9 आ जाएगा, तो ये ऊपर आएगा 16 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 25, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा जूल में आएगा। अच्छा, जब एक बार आप डेल्टा E निकाल लेंगे तो डेल्टा E निकालने के बाद आपको क्या काम करना है, आपको मैंने बताया था ये उतने के ही बराबर होता है जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा या जितनी एनर्जी वो इमिट करेगा, यानी h न्यू फोटोन की एनर्जी, लैम्डा निकालना है तो SC अपॉन लैम्डा। अच्छा, ये जूल में चल रहा है यानी SI यूनिट में चल रहा है, तो आंसर अपने आप लैम्डा का किस में आने वाला है, मीटर में आने वाला है। ये सॉल्व करके यहां रखेंगे, h की वैल्यू पता है 6.6 इंटू 10⁻34, C की वैल्यू पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, देखो सब SI यूनिट है, और C की वैल्यू पता है लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डेल्टा E यहां से आप सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा, रख करके सॉल्व कर लेंगे तो लैम्डा हमारा मीटर में आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। तो देखो इसमें काइनेटिक एनर्जी अलग ऑर्बिट के लिए बोल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी अलग ऑर्बिट के लिए बोल रहा है, तो कैसे काम करेंगे, तो देखो सबका हम लोग ने रेशियो निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी। तो इनके साथ हमें रिलेशन पता है, तो अगर मैं टोटल एनर्जी निकाल लूं सबके लिए अलग अलग, ठीक है। सेकंड ऑर्बिट के लिए पहले हम काम कर रहे हैं, सेकंड ऑर्बिट के लिए हम क्या निकाल लें, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या है हमारे पास फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला है -13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किसी भी यूनिट में निकालो क्योंकि रेशियो लेंगे तो वो सेम ही आने वाला है, -13.6 Z हीलियम के लिए हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, N की वैल्यू क्या दे रखी है, सेकंड ऑर्बिट, N की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 4 4 4 कैंसिल हो गया, यानी टोटल एनर्जी आ रहा है यहाँ पर -13.6 पहले वाले केस में, ये पहला केस मान लेते हैं, ठीक है।
दूसरा केस क्या है, तुम्हारा थर्ड ऑर्बिट के लिए। तो थर्ड ऑर्बिट के लिए हम लोग n इक्वल टू 3 है, उसमें टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं, टोटल एनर्जी 2 मान लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, जेड यानी 4 हो जाएगा, n स्क्वायर यानी 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया टोटल एनर्जी सेकेंड आ गया, ठीक। चलो भाई, अब इसके बाद क्या काम करते हैं, हम पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं सेकेंड ऑर्बिट के लिए। काइनेटिक एनर्जी, तो हमें एक रेशियो पता है कि काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी कितना होता है। काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी होता है -1। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, सेकंड ऑर्बिट वाला टोटल एनर्जी देखो कितना रखे हैं, -13.6, ठीक है। तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +13.6। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गया। चलो अब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किस केस के लिए निकालना है, थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालना है। तो हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी। यहाँ टोटल एनर्जी 1 रखकर सॉल्व किया गया है, यहाँ टोटल एनर्जी 2 रख करके। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रेशियो था, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, क्या रेशियो आ रहा था, 2 आ रहा था, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी कितना है 2 वाला, 2 इंटू -13.6 इंटू 4/9, यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू आ जाएगा -8 इंटू 13.6 डिवाइडेड बाई 9। इसको यही रहने देते हैं। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पता चल चुका है, जब पता चल चुका है तो हम इसका रेशियो ले लेंगे। चलो रेशियो लेना है, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी है 13.6 डिवाइडेड बाई -8 इंटू 13.6 डिवाइडेड बाई 9, ये कैंसिल हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 9 ऊपर चला जाएगा, -9/8, ये आपका आ गया रेशियो, ठीक है भाई लोग। तो ये फाइनली हमारा एनर्जी के क्वेश्चंस भी हो गए, एनर्जी के फॉर्मूले भी बना लिए, एनर्जी में जो निगेटिव साइन आ रहा है उसका मीनिंग भी समझ लिया, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, ये सारा पार्ट्स हम लोग ने यहाँ पर कवर कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइम पीरियड। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में जितना वो टाइम लेगा उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो जब ये पूरा कंप्लीट, मतलब इस चक्कर को जब वो पूरा कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, तो उसमें जितना टाइम लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो कितना डिस्टेंस कवर करता है एक रिवॉल्यूशन में, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो पहले डिस्टेंस देख लेते हैं। उसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा 2πr, यानी ये पूरा जो सरकमफ्रेंस है, परिधि है, वही उसका डिस्टेंस होगा 2π। और मान लेते हैं वेलोसिटी जो है वो किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, चक्कर लगा रहा है, वी का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। अब टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, और डिस्टेंस कितना है 2πr और वेलोसिटी v है, और यही आपका आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब यहां पर r और v है, रेडियस का फॉर्मूला हमको पता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, और इसी तरीके से वेलोसिटी का भी जो हमारे पास जो फॉर्मूला है 2.188 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड में, और सेंटीमीटर पर सेकंड में यूनिट चाहिए रहेगा तो 10⁸ रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। लेकिन अगर यहां से हम लोग टाइम पीरियड में देखते हैं कि क्या रिलेशन बन रहा है n के साथ और z के साथ, n यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ शेल, और z क्या हो गया, z हो गया आपका एटॉमिक नंबर, उसके साथ क्या रिलेशन बन रहा है वो देखिए। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल v के है। अच्छा, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ करता था, n स्क्वायर अपॉन z फॉर्मूले में आता था, और वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या आता था, z/n आता था, ठीक है। तो टाइम, अब z इंटू जेड स्क्वायर हो गया, n ऊपर चला जाएगा तो n क्यूब हो जाएगा, तो n क्यूब डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर, ये टाइम पीरियड का रिलेशन आ गया n के साथ और z के साथ, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर हम कह सकते हैं यहां पर
कि अगर n का नंबर बढ़ रहा है, यानी नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है, तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। और अगर z बढ़ रहा है, z यानी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब है इफेक्टिव चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज अगर बढ़ रहा है तो इसकी वजह से टाइम पीरियड कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई r डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस वही है जो इसका सरकमफ्रेंस है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। यानी अगर हम टाइम पीरियड का रिवर्स कर दें तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा 1/t। यानी हमारे पास क्या हो गया, 1/t, t हो गया तुम्हारे पास 2 पाई r डिवाइडेड बाई v, v ऊपर चला जाएगा तो v डिवाइडेड बाई 2 पाई r। ठीक है, अब क्योंकि ये टाइम पीरियड का उल्टा है तो इसकी यूनिट किस में हो जाएगी, सेकंड इनवर्स हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट सेकंड इनवर्स या साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज, इनमें सब में नाप सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड यानी टाइम ही है, तो यूनिट जो तुम्हारा क्या है वो क्या हो गया तुम्हारा, सेकंड में नाप देंगे। ठीक है, अच्छा यहां पर रिलेशन अगर देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी के है। तो वेलोसिटी का हमारे पास क्या था, z बाई एन, और नीचे r है, r हमारे पास क्या था, n स्क्वायर अपॉन z। ठीक है, तो ये हो जाएगा z ऊपर चला जाएगा तो z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब। ठीक है, ठीक उल्टा है, उल्टा रिलेशन। यहाँ पर वही बात है, अगर z बढ़ेगा तो z के साथ डायरेक्टली रिलेशन है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, और अगर n बढ़ेगा तो इनवर्सली रिलेशन है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला और टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। चलिए देखते हैं इसके बेस पर कैसा क्वेश्चन होता है, एक आध दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कह रहा है कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एटम। तो पहले हीलियम प्लस एटम के लिए, जो थर्ड ऑर्बिट के लिए है, थर्ड ऑर्बिट यानी n इक्वल टू 3, और हीलियम के लिए z कितना होता है, हीलियम के लिए z होता है आपका 2 होता है। ठीक है, तो हमें क्या काम करना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t होता है। 1/t यानी आपको v ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए 2 पाई r चाहिए। तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं अलग, r निकाल लेते हैं अलग, यही एक तरीका है। वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.188 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और साथ में क्या रहता है तुम्हारा z डिवाइडेड बाई n। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मीटर पर सेकंड में। और तो वेलोसिटी निकाल लो, 2.188 इंटू 10⁶ इंटू z की वैल्यू कितनी है, 2 हो गया, और n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, ये तुम्हारी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। r की वैल्यू हो जाएगी 0.529 इंटू, ठीक है, n स्क्वायर अपॉन z इंटू 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि मीटर में लेकर चल रहे हैं, वो भी मीटर पर सेकंड है। तो r इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई z, z की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 2 हो गई, और इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो गया। तो यहां से हमें वेलोसिटी मिल गया और हमें r मिल जाएगा। आपको यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी है, r की वैल्यू पुट करनी है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 रख के सॉल्व कर लीजिए, या 22 डिवाइडेड बाई 7 रख के सॉल्व कर लीजिए, आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन काम है आपका, ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहां पर मैंने सारी वैल्यूज निकाल करके आपको रख दिया और बता दिया कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको कैसे करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आयनाइजेशन एनर्जी। देखो पीरियोडिक टेबल में भी आयनाइजेशन एनर्जी की डिफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी, कि आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। इसे दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, और इसका कैलकुलेशन वगैरह कैसे किया था यहां पर हम लोग सीखने वाले हैं। देखो डिफिनेशन लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे ढंग से इसको एक्सप्लेन करता हूं और फॉर्मूला निकाल के बताता हूं कि आयनाइजेशन एनर्जी एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, देखो ग्राउंड स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से निकाल करके इनफाइनाइट लेवल तक पहुंचा दिया जाए, ठीक है, तो उसमें जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इनफाइनाइट स्टेट। ठीक है, देखो करते हैं। ग्राउंड स्टेट का मीनिंग क्या होता है कि पहला शेल, ठीक है,
और यहां पर n इक्वल टू क्या हो गया, इनफाइनाइट। यहां से निकाल करके यहां तक पहुंचा रहे हैं। तो कह रहा है कि इसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलने वाले हैं। ठीक है, तो चलो भाई, पहले वाले में कितनी एनर्जी लगेगी, इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू आपका होता है Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखा लेते हैं, एक एटम के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इनफाइनाइट पे अगर हम लोग बात करें तो यहां पर भी हो जाएगा, ये हो गया E1 ग्राउंड स्टेट, और ये E इनफाइनाइट इक्वल टू -13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। तो n इक्वल टू 1 है ना, तो n इक्वल टू यहां 1 रख देंगे, n इक्वल टू 1, तो सॉल्व करेंगे तो E1 इक्वल टू आ जाएगा -13.6 इंटू Z स्क्वायर। ठीक है, यहां पर n की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो जब यहां पर आप इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट इक्वल टू नीचे इनफाइनाइट रखोगे तो पूरा सॉल्व करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो पूरा पूरा जीरो हो गया भाई। अच्छा, अब कितना चेंज आया, डेल्टा ई, इसी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू आ जाएगा ई इनफाइनाइट, यानी वो जीरो था, माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, और किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो पॉजिटिव में आ रही है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका आ गया सीधे सीधे आयनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट है तो जाहिर सी बात है कि वो प्लस में ही आने वाला है। तो डिफिनेशन अगर दिमाग में रहेगा तो आप फॉर्मूला भी बना सकते हैं डायरेक्ट, कि पहले यानी ग्राउंड स्टेट से निकाल करके इलेक्ट्रॉन को कहां पहुंचा दिया जाए, इनफाइनाइट लेवल पर। तो जितना मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, जितनी मिनिमम एनर्जी लगेगी, उसी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। आपके सामने डेरिवेशन करके आपको बता दिया। ठीक है, आइए इस बेस पे देखते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो करते हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम प्लस और लिथियम 2+ के लिए निकालिए। ठीक है, तो पहले हम निकाल रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, तो इसका जेड तो 1 होता है, 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हीलियम प्लस। ठीक है, हीलियम प्लस, तो हमको सिर्फ Z से मतलब है, 13.6 इंटू हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम 2+, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 13.6 इंटू, ये हो जाएगा लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट टॉपिक है आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या फर्क है, बस एक फर्क है। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करके बताऊं, पहले मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर देता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद मैं फॉर्मूला भी निकाल कर आपको बताता हूं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या चीज होता है। ठीक है, कैलकुलेट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम 2+। ठीक है, पहले मैं आयनाइजेशन एनर्जी निकालता हूं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, लिथियम 2+ है, यानी लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, 13.6 इंटू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी है। अगर आपसे आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछेगा तब तो आप ये लिखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम निकाल रहे थे। लेकिन अगर आपसे आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछ रहा है तो डायरेक्ट आंसर करने का तरीका, ठीक है, कुछ नहीं करना है। ये जो आंसर आया है सेम टू सेम यही होगा, बस यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए, सिर्फ वोल्ट रह जाएगा। यानी आंसर जो आएगा, यूनिट बस चेंज कर दीजिए, 13.6 इंटू 9 वोल्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके लिख लो। तो फर्क समझ में आया आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल में। आयनाइजेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने बनाया, +13.6 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेम वही फॉर्मूला है, +13.6 इंटू जेड स्क्वायर, बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन हटा के ओनली वोल्ट। देखो यही फर्क है, यहां वोल्ट है, यहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यही आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल में फर्क होता है। ठीक है, अब आइए मैं आपको डिफिनेशन से आयनाइजेशन पोटेंशियल समझाता हूं। देखो कोई इलेक्ट्रॉन रेस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है, रेस्ट में पड़ा होगा यानी वहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। रेस्ट से उठा करके उसको मूवमेंट में ला दिया, यानी उसको एनर्जी दे दी,
ठीक है, भागने लगा, अब उसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। तो रेस्ट से उठा करके, रेस्ट से जब आपने इलेक्ट्रॉन को उठाया, पोटेंशियल उसको दिया, ठीक है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो एसिलरेट हो गया, एसिलरेट हो गया तो मूवमेंट करने लगा, भागने लगा। तो ऐसे स्टेट में जहां पर उसकी एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी उसके आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाए, तो समझ जाइए उस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलेंगे। यानी हमने इलेक्ट्रॉन रेस्ट में पड़ा हुआ था, हमने इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस दिया, या डायरेक्ट मैं बोल दूं पोटेंशियल एनर्जी जो उसको दी जा रही है, तो वो रेस्ट से उठा और मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब उसके पास उसकी खुद की काइनेटिक एनर्जी है, तो जब उसकी काइनेटिक एनर्जी उसके आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाएगी, ठीक है, तो समझ जाइएगा कि उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या नाम दे देंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल नाम दे देंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको डिराइव करके आपको दिखाते हैं, ठीक है, डिराइव करके दिखाते हैं फॉर्मूला। यानी पहले वो रेस्ट में था, पहला स्टेट है कि रेस्ट में पड़ा हुआ है, तो रेस्ट में पड़े होने पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो है। अब रेस्ट से उसको हमने पोटेंशियल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो वो भागने लगा। अब उसके पास उसकी कुछ ना कुछ अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी 1 मान ले रहे हैं, ये काइनेटिक एनर्जी 2 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या कह रहा है कि ऐसा केस जहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर करना है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया तुम्हारा, काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1, तो ये तो जीरो है, इसको हटा दो, तो आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। और ये कब बराबर हुआ, जो उसे हमने पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड की। तो जो आयनेशन एंथैल्पी हमारा फॉर्मूला क्या है, प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पोटेंशियल एनर्जी कितना देते हो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो चार्ज मान लेते हैं E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, और पोटेंशियल मान लो V है, ठीक है, पोटेंशियल आपका V हो गया, ठीक। तो ये E से E तुम्हारा कैंसिल हो गया, ठीक। तो अब ये तुम्हारा हो गया फॉर्मूला, देखो सिर्फ वोल्ट में बचा, चार्ज इंटू पोटेंशियल। इसी पोटेंशियल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसी पोटेंशियल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो यह तुम्हारा E से E कैंसिल हो गया, तो प्लस 13.6 जेड स्क्वायर वोल्ट बचा सिर्फ, ठीक है। और ये हो गया आईपी। यहां पर जो मैंने पोटेंशियल लिखा है, यहां चार्ज इंटू पोटेंशियल, उसी पोटेंशियल को हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल रहे हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में मैंने आपको करके बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में, कि जब भी आपसे आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछेगा तो आपको क्या काम करना है, इलेक्ट्रॉन हटा देना है, सिर्फ वोल्ट में लिखना है। फॉर्मूला सेम टू सेम वही रहेगा जो आयनाइजेशन एनर्जी का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है, बाइंडिंग एनर्जी किसे कहते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है कि अगर हम किसी भी स्टेट से, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी में हमने एक कंडीशन लगा रखी थी, कंडीशन ये थी कि हम ग्राउंड स्टेट से उठाएंगे इलेक्ट्रॉन को, या किसी भी स्टेट से उठा करके उसको इनफाइनाइट लेवल पर अगर पहुंचा देते हैं तो उस एनर्जी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी देखो क्या हो रही है, कोई भी स्टेट ले लेते हैं, एन स्टेट है, और एन स्टेट से ले करके हम उसको कहां गए हैं, इनफाइनाइट स्टेट पर। तो यहां इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहां पर इसकी एनर्जी हो जाएगी माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इनफाइनाइट पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट पर निकाल चुके हैं, वो जीरो हो जाएगा। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी देखा जाए तो क्या हो जाएगा, चेंज, इनका चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, तो जीरो माइनस इनिशियल पहले से माइनस लगा है, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब माइनस माइनस प्लस हो गया तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला बन गया 13.6 प्लस में इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वही आयनाइजेशन एनर्जी जैसा फॉर्मूला है, बस वहां एन स्क्वायर नहीं था क्योंकि वहां फिक्स था ग्राउंड स्टेट से, तो एन इक्वल टू 1 रख देते थे। ग्राउंड स्टेट था, यहां कोई भी स्टेट हो सकता है ग्राउंड स्टेट ही क्यों ना, एन इक्वल टू 1 होगा तो 1 रख देंगे, तो वो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बराबर हो जाएगा। तो यही पॉइंट यहां लिखा है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट
इक्वल टू आयनेशन एंथैल्पी ऑफ एटम। यानी अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी ग्राउंड स्टेट का निकालूंगा, n इक्वल टू 1 रख दूंगा, ग्राउंड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 1, तो जैसे ही 1 रखोगे तो ये फॉर्मूला वही बन जाएगा ना, आयनेशन एनर्जी वाला फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब आइए बाइंडिंग एनर्जी के बेस पर देखते हैं कि कोई क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा चलो एक डेफिनेशन और देख लेते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी क्या कह रहा है कि भैया ग्राउंड स्टेट से उठा करके किसी दूसरे स्टेट में ले जाया जाए, हायर एक्साइटेड स्टेट में ले जाया जाए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी, जितनी एनर्जी देनी पड़ रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में ले जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब जैसे हम n इक्वल टू 1 से लेकर के इसको n इक्वल टू 3 पर ले गए, तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में इस तरह देगा कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए निकालिए। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को कहां पहुंचा दिए हो तुम, तीसरे सेल में पहुंचा दिए हो, n इक्वल टू 3 है। ठीक है, अब जैसे n इक्वल टू 1 से लेकर के हम उसे n इक्वल टू 4 पर पहुंचा रहे हैं, तो ये तुम्हारा कौन सा एक्साइटेड स्टेट हो गया, थर्ड एक्साइटेड स्टेट हो गया। ठीक है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम ग्राउंड स्टेट से उठा करके, ठीक है, उसको दूसरे स्टेट में एक्साइट कर दें, पहुंचा दें, तो जितनी एनर्जी लगेगी उसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एक्साइटेशन एनर्जी बोलेंगे। तो अगर एक्साइटेशन एनर्जी कैलकुलेट कैसे होगा, अब क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि अगर पहले से दूसरे में भेज रहा है तो पहले की एनर्जी निकालेंगे, दूसरे की एनर्जी निकालेंगे, दोनों को फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, भाई एक्साइटेशन एनर्जी हो गई। अगर 1 से 3 के लिए पूछ रहा है तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे, वही उसकी क्या आ जाएगी, एक्साइटेशन एनर्जी आ जाएगी। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक्साइटेशन पोटेंशियल वही जैसे आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल था, सेम टू सेम वही डिफिनेशन है, सब वही चीज है। ठीक है, तरीका भी वही होगा कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम निकाल रहे हैं और अगर आपसे एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछेगा तो बस आप इलेक्ट्रॉन टर्म हटा देंगे, वो आंसर वोल्ट में आएगा। सब कुछ वही रहेगा, फॉर्मूला, तरीका सब कुछ वही रहेगा, बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह हम वो यूनिट वोल्ट में सिर्फ लिखेंगे, ओनली वोल्ट। तो वही चीज क्या बन जाएगी आपकी, एक्साइटेशन पोटेंशियल। अपना डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, आपके नोट्स के लिए है। ठीक है, चलिए अब हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पर। जो अभी 2-3 डिफिनेशन देखा गया उसके बेस पर क्वेश्चन। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जिसकी आयनेशन एनर्जी कितनी है, 11180 किलो जूल पर मोल। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सिस्टम। नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी डायरेक्ट एटॉमिक नंबर आपसे पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, एटॉमिक नंबर पूछ रहा है। इसकी आयनेशन एनर्जी दे रखी है, भैया आयनेशन एनर्जी कितनी होती है, आयनेशन एनर्जी होती है प्लस 13.6, ठीक है, इनटू क्या होता है जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अच्छा, जो हमें आयनेशन एनर्जी दे रखी है वो किलो जूल में दे रखी है, मतलब जूल में 1 एक और 1 है, ठीक है, 80 और क्या है तुम्हारा किलो जूल पर मोल है। तो किलो जूल की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, 10⁻3। तो अब ये जूल में कन्वर्ट हो चुका है 13.6। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको भी जूल में बना लो, इंटू जेड स्क्वायर। जूल में कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। ठीक है, तो हमने लिख लिया। अब तुम यहां z नहीं निकालोगे, जेड स्क्वायर इक्वल टू सॉल्व करो 1180 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 और z स्क्वायर है। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे, z स्क्वायर जब आप इसे पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रोक्स 9 के बराबर आएगा। 9 इक्वल टू जेड स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3, z इक्वल टू 3। यानी ये किसके लिए बात कर रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो लिथियम 2+ के लिए बात कर रहा है। ठीक है, यही आंसर है, z इक्वल टू 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस आयन। देखो सेकंड एक्साइटेड स्टेट कह रहा है, जब हम 1 से 2 पर जाते हैं तो वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है, और n इक्वल टू 1 से जब n इक्वल टू 3 पर जाते हैं तो वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट होता है। तो इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए कह रहा है। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला भी लगा सकते हो डायरेक्ट। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है, कितना है 13.6, ठीक है, इनटू तुम्हारा क्या है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, प्लस में।
13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो डायरेक्ट रख लो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। जेड हीलियम के लिए कितना हो जाता है 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई एन। सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए बाइंडिंग एनर्जी आप पढ़ भी चुके हैं, बाइंडिंग एनर्जी आपको कराया गया है। ये देखिए बाइंडिंग एनर्जी प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। इट्स एटॉमिक नंबर। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में गए तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 में गए तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इसके लिए आपको बाइंडिंग एनर्जी दे रखा है। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। वो आपको दे रखा है कितना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दे रखा है। ठीक है, तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एन कितना है, ये एन है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए 3 की वैल्यू कितनी होगी 9 और ये हो गया 13.6। तो ये कैंसिल हो गया तो जेड स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया, मतलब जेड इक्वल टू 3। तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया z इक्वल टू 3। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखते हैं। कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से अगर हम थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, ठीक है, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या था n इक्वल टू 3 तक था, और फिर अब हम जा रहे हैं कहां पर थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, यानी n इक्वल टू 1 से हम कहां जा रहे हैं n इक्वल टू 4 में। ठीक है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट नहीं, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या हो गया n इक्वल टू 3 और थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या हो गया n इक्वल टू 4। एक ज्यादा रहता है एक्साइटेड स्टेट, तो 3 से 4 पर जा रहे हैं। तो कह रहा है कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहां एनर्जी दोनों लिख लो फटाफट। तो E इक्वल टू हो गया -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। जेड कितना है, जेड तो अभी निकाला 3 का क्या हो गया 9 और डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, क्योंकि n भी 3 है। और इधर के लिए E कितना हो गया, ये तुम्हारा हो गया -13.6 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, अभी तुम्हें एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए, तो एक्साइटेशन एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल ये हो गया माइनस इनिशियल, तो माइनस तो पहले से यहां भी लगा है तो माइनस लगा लो, -13.6 इंटू 9/9 कितना हो गया 1 हो गया, तो इसको हटाई देते हैं 1, तो ये तो प्लस हो जाएगा। तो -13.6 इंटू 9/16 प्लस 13.6। ठीक है, अब ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें चाहे तो आप 13.6 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, या -13.6 कॉमन ले लीजिए, तो आपका बचेगा ये तो प्लस में हो जाएगा 9/16 और -1, इसे सॉल्व कर लेंगे, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई इतना टफ कैलकुलेशन नहीं है, आराम से आप करिए इसको सॉल्व। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -13.6 और इधर आ जाएगा 16, तो ये हो जाएगा -7 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 16। अब ये आंसर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड फॉर डू अबव ट्रांजिशन, यानी जो ऊपर ट्रांजिशन हुआ है 3 से 4 में गया है, तो उसके लिए कितना वेवलेंथ, ठीक है, वो जो फोटोन की रिक्वायरमेंट होगी भैया यहां पर रहा होगा। ठीक है, मान लो n इक्वल टू 3 है और ये n इक्वल टू 4 है, यहां पर इलेक्ट्रॉन रहा होगा, तो जब इससे फोटोन टकराया होगा h न्यू, तभी तो एक्साइट होकर के यहां पहुंचा होगा।
तो ये तो हम आपको एकदम स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि ये जो एनर्जी गैप होता है, यानी ये जो एनर्जी आपने निकाला हुआ है, ठीक है, डेल्टा ई तो निकाल रहे हैं। ये जो डेल्टा ई होता है इक्वल टू किसके बराबर होता है, जितना फोटोन की जो एनर्जी टकरा रही है उसके बराबर होना चाहिए, तभी तो वो एक्साइट होकर के पहुंचेगा, क्योंकि बीच में और दूसरा कोई लेवल नहीं है, क्योंकि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, या तो तीसरा लेवल है या तो चौथा लेवल है, तीसरे और चौथे के बीच में कोई लेवल नहीं है। तो ये जो लाइट टकरा रही है, यानी जो फोटोन टकरा रही है इलेक्ट्रॉन से, उस फोटोन की जो एनर्जी है वो इस गैप के बराबर में होनी चाहिए। तो ये जो गैप है डेल्टा ई, वो आप निकाल चुके हैं, ये डेल्टा ई तो निकाल लेते, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो ये डेल्टा ई हमारा आ चुका है, इसको एच न्यू के बराबर कर दीजिए। तो जब आप एच न्यू के बराबर कर देंगे तो आपको वेवलेंथ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको एक यूनिट का ध्यान रखना होगा, तो एक पॉइंट आपको सिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। कौन सा पार्ट है, सी वाला पार्ट, ठीक। तो डेल्टा ई इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एच न्यू, तो डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू यानी एस सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। अच्छा, डेल्टा ई जो हमारा आया है वो कितना आया है, 13.6 इंटू 7/16, और ये हो गया तुम्हारा एच सी अपॉन लैम्डा। लेकिन ये जो हमारी वैल्यू निकल करके आई है वो किसमें आई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अच्छा, यहां पर जो हम रखते हैं भाई, एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इससे जो लैम्डा आएगा, तो भाई यूनिट का बहुत फर्क हो रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा है और इधर तुम्हारा एमकेएच सिस्टम में, अगर हम लोग को वैल्यूज याद है। तो यहां पर आपको एक काम करना है, मैं आपको एक तरीका बताता हूं, 13.6 इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहने दीजिए, ये ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। और एच सी अपॉन लैम्डा, इसको आप याद रखेंगे 12,400 डिवाइडेड बाई लैम्डा, ठीक है। और यहां से जो लैम्डा आएगा वो आएगा एंगस्ट्रॉम में आएगा, यहां से जो लैम्डा आने वाला है ये वाले फॉर्मूले से 12,400 डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, और यहां से जो लैम्डा आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा। एंगस्ट्रॉम को आप मीटर वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको पता है एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर वगैरह होता है, तो वहां से कन्वर्जन आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है कि फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम इज 40.8 वोल्ट। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है, एक्साइटेशन पोटेंशियल 40.8 वोल्ट। तो एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होगी, मैंने क्या फर्क आपको समझाया था, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या फर्क था, इसी तरीके से एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल में क्या फर्क था। अगर मैं इसे 40.8 वोल्ट लिख सकता हूं, तो मैं एक्साइटेशन एनर्जी को क्या लिख सकता हूं, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकता हूं, ठीक है। अब आइए, पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो एक काम करते हैं, फर्स्ट एक्साइटेशन यानी n इक्वल टू 1 से लेकर के n इक्वल टू 2 के लिए, यही तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, और इसके लिए हम एक्साइटेशन एनर्जी, जो कि हमें ऑलरेडी पता है 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो उस फॉर्मूले में रखेंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। इसके लिए एनर्जी निकालो, तो एनर्जी निकालेंगे -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जेड ही तो पता करना है, तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और इसके लिए एनर्जी कितनी हो गई, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एन कितना है 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। अब अगर डेल्टा ई निकाला जाए, वही तो हमारा एक्साइटेशन एनर्जी होगा, एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है, इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हो गया -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई 4 माइनस इनिशियल, माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट लिखते हैं 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए, -13.6 ही कॉमन ले लीजिए, जेड स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, इधर 1/4 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, -1 बचेगा। और एक्साइटेशन एनर्जी हम क्या निकाल चुके हैं, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इधर की यूनिट भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इधर की यूनिट भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सॉल्व करते हैं
40.8 इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर, ये 1/4 -1 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -3/4 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी वो मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, कैंसिल क्या करना। 40.8 इक्वल टू प्लस 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 3/4। अब इसे सॉल्व करना है, जेड स्क्वायर इक्वल टू 40.8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 13.6 इंटू 3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जेड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4, और जब z को और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, यानी एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 2 आ गया। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, एटॉमिक नंबर 2। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करिए। सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, इसका मतलब ये हो गया कि हम चल रहे हैं n इक्वल टू 1 से लेकर के n इक्वल टू 3 पर, तो यही तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, इसी के लिए हम निकालेंगे सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो तरीका वही रहेगा, इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड आ गया 4/n तो 1 ही आ जाएगा, और इसके लिए निकाल लेंगे तो -13.6 और n की वैल्यू कितनी हो गई, z तो वही रहेगा 4, n की वैल्यू हो जाएगी 9, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। फर्क ये रहेगा कि अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं यूनिट आएगी, एक्साइटेशन पोटेंशियल कह रहा है तो अब वोल्ट में बस लिखना, तो आपका एक्साइटेशन पोटेंशियल इक्वल टू हो जाएगा फाइनल -13.6 इंटू 4/n और माइनस इनिशियल, तो माइनस माइनस प्लस 13.6 इंटू 4। तो आपको दिख रहा है क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर -13.6 इंटू 4 कॉमन ले लिया तो बचेगा 1/9 माइनस 1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा -8/9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6 इंटू 4 इंटू 8/9, यह आंसर आएगा वोल्ट में। ठीक है, चलिए लास्ट क्या हमारे पास, लास्ट है आयनाइजेशन एनर्जी, ये आपका था बी पार्ट। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी का तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है, प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, तो 13.6 इंटू जेड, जेड कितना निकाले हो 2, 2 का स्क्वायर 4, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो फाइनली बोर मॉडल से रिलेटेड जितनी कहानी थी, हमने स्टार्ट किया रेडियस से, एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू nh/2π से, रेडियस को डिराइव किया, क्वेश्चन लगाया, एनर्जी को डिराइव किया, क्वेश्चन लगाया, वेलोसिटी डिराइव करके क्वेश्चन लगाया, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के और भी कई सारे फॉर्मेट, आयनाइजेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल, सब छोटे छोटे टॉपिक हैं। ठीक है, पता होना चाहिए। ठीक है, आपको फिजिक्स में भी काम आ सकता है, और यहां पर मैंने आपको केमिस्ट्री में भी बता दिया है। फिजिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार रिवाइज करिएगा, क्वेश्चंस लगाइएगा, जो डीपीपी अपलोड होगी इसके लिए वो डीपीपी भी जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, और जो डाउट रहे वो आप पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का चैनल भी है, आप उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको, आप जब चैनल आप ओपन करते हैं, यानी यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा उसके डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और बने रहिए नीट विद्यालय के साथ। लेकिन जाते जाते हम लोग थोड़ा ड्रॉबैक्स के बारे में बात कर ले, किसके, बोर मॉडल के, यानी बोर ने इतना सारा कुछ समझाया तो ड्रॉबैक्स क्या था। ड्रॉबैक्स यही है कि जब आगे थ्योरी और आगे बढ़ी, यानी क्वांटम थ्योरी भी आ गई, श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन दिया, ठीक है, और डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट आया, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, जो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी तो हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक, तो इसके बाद जब हाइजेनबर्ग वगैरह का जो प्रिंसिपल आया तो उससे मालूम ये चला कि भाई इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता सकते, कुछ ना कुछ एरर आएगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने बताया था कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, उसका अपना एक डेफिनेट पाथ है जो कि गलत है। ठीक है, तो यहां पर हमने कुछ ड्रॉबैक्स लिख रखे हैं, जैसे उन्होंने जो ये बात बताया था कि जो उसका एंगुलर मोमेंटम है वो nh/2π के बराबर होगा, यानी h/2π के मल्टीपल में होगा। वो कहां से आया, कोई उनके पास खास
एक्सप्लेनेशन नहीं था, ठीक है। और वो डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट को यानी ड्वेल नेचर को नहीं समझा पाए कि हाँ भैया इलेक्ट्रॉन के अंदर ड्वेल नेचर होता है, मैटर के अंदर ड्वेल नेचर होता है, उसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन वगैरह को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, उसके बारे में भी कोई बात नहीं थी, ठीक है। He could not explain the line spectra of atoms containing more than one electron। अच्छा, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही सारी बातें बोर्स मॉडल में की गई थी। जो भी आपने डेरिवेशन किया, जो भी फॉर्मूला बनाया, आपने देखा सब में हम लोग ने हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में ही बात कर रखी है, ठीक है। तो मोर देन वन इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज के लिए कोई भी बात इसमें नहीं हुई थी। ये बोर मॉडल की कमियां, ठीक है। और जीओसी भी चल रहा है, ठीक है। जीओसी की वीडियो अब रेगुलर आपको मिलेंगी। आप जीओसी तैयार करिए, ऑर्गेनिक मन लगा के पढ़िए। पूरी कोशिश है हमारा कि हम आपको प्योर कंटेंट आप तक पहुंचाएं और डीपीपी अच्छा से अच्छा दें। आप प्रैक्टिस करें, बने रहें, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा तैयार हो कि जब आप चैनल पर आए तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई हो सके। पढ़ाई के नाम पर हम हंसी मजाक वगैरह करके, शेरो शायरी करके हम अपने जो ये सीरियस इशू है, ठीक है, हमारा जो सिलेक्शन का जो मुद्दा है कि हम सिलेक्शन लेकर ही रहें, इसको हम डाइल्यूट ना करें। पता चले हंसी मजाक करके हम इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, क्लास में मजा तो आ रहा है लेकिन हमारा कंटेंट कम होता जा रहा है और हम कायदे से क्वेश्चंस तक, अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो मामला खराब ना होने पाए, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।